नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एमसीक्यू क्रिएटर पर। दोस्तों मैं विक्रम सिंह आज आपके लिए लेकर आया एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के कुछ एमसीक्यूज जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। यहाँ मैं आपको ए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूँ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिक्सअप होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो ये एमसीक्यूज़ है ये एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और खासकर रेलवे वालों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उन पर विशेष ध्यान दिया गया। अगर आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, हमने साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और साइंस की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा दिन है और यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि ए सिंपल मशीन हेल्प्स ए पर्सन डूइंग। एक सिंपल मशीन होती है और एक सिंपल मशीन यानी कि एक साधारण मशीन किसी भी आदमी की किस प्रकार से हेल्प करती है, किसी भी आदमी की किस प्रकार से हेल्प करती है, तो किस प्रकार से सहायता करती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लेस वर्क यानी कि कम काम करने में या द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल मशीन जो होती है वो कम बल का प्रयोग करके उतनी मात्रा में काम करने में, या फिर सेम अमाउंट ऑफ वर्क उतनी मात्रा में काम का धीरे धीरे करने में, या फिर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर यानी कि उस काम को ज़्यादा तेज़ी से करने में यानी कि वो हेल्प करती है। यानी कि एक सिंपल मशीन किसी व्यक्ति की किस प्रकार से हेल्प करती है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। तो ये आंसर नंबर बी क्या कह रहा है? आंसर नंबर बी कह रहा है कि अगर कम बल का प्रयोग करके उतनी मात्रा में काम करने की, एक उत्तोलक आपने देखा हुआ है। उत्तोलक क्या होता है? जैसे एक उत्तोलक का मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है वो एक प्रकार का उत्तोलक होता है। उसमें क्या करना पड़ता है कि कम फोर्स लगा करके उतना ही काम कर दिया जाता है जितना कि एक मनुष्य अपने हाथ के द्वारा करता है। तो ये क्या है, एक यानी कि कम बल का प्रयोग करके, यानी कि कम बल का प्रयोग करके उतनी मात्रा में काम कर लेना ही क्या कहलाता है, यानी कि एक साधारण मशीन हेल्प करती है एक मनुष्य की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मतलब सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का अमाउंट इंक्रीज करने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब ये वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की जो मात्रा बदलने पर जो उसका अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित रहता है उसका डेंसिटी अपरिवर्तित रहती है उसकी। इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है डेंसिटी इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो डेंसिटी के बाद में अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेट रबड़ बैलून इज फिल्ड विद 200 cc ऑफ वाटर, इट्स वेट इन वाटर इज इक्वल टू। कहने का मतलब ये है कि एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में अगर 200 ग्राम जल भर दिया जाए और जल में इसका भार होगा। एक भारहीन गुब्बारा है। कहने का मतलब ये है कि एक गुब्बारा है और वह भारहीन है। किस प्रकार का गुब्बारा है? वह भारहीन गुब्बारा है। तो उसका वेट है जो वो जल में डालने के बाद में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं जो वेट का फॉर्मूला होता है वो होता है W=mg। और भारहीन कोई भी वस्तु कब होगी? जब जी की वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। जब जी की वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। चाहे उसका मास कितना भी बढ़ा लो, अगर उसकी वैल्यू जी की वैल्यू अगर शून्य है तो वेट भी कितना हो जाएगा? वेट भी जीरो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना? शून्य। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा शून्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन द लॉ वाज गिवन बाई। कहने का मतलब ये प्रत्येक क्रिया के लिए एक विपरीत यानी कि एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यह नियम किसने दिया था? तो कहने का मतलब ये नियम किसने दिया था कि अगर आप किसी पर कोई क्रिया करते हो यानी कि तो वो आपके खिलाफ उल्टी यानी कि प्रतिक्रिया करती है। तो ये नियम जो ये नियम दिया था न्यूटन्स ने। और ये न्यूटन्स का कौन सा नियम है? ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। न्यूटन्स का कौन सा थर्ड लॉ है? अच्छा, थर्ड लॉ
उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम इज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि साइंस को मापने वाले विज्ञान का नाम क्या है? साइंस को मापने वाले विज्ञान का नाम बताना है आप लोगों को। साइंस को मापने वाले विज्ञान का नाम है हॉरोलॉजी। साइंस को मापने वाले विज्ञान का क्या नाम है? हॉरोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मरकरी इज जनरली यूज्ड इन थर्मामीटर ड्यू टू इट्स करेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब ये है कि जो थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है बुखार चेक करने के लिए, यानी कि फीवर चेक करने के लिए, तो उसमें किसका प्रयोग हो रखा होता है? उसमें प्रयोग हो रखा होता है पारे का। उसमें किसका प्रयोग हो रखा होता है? पारे का प्रयोग हो रखा होता है, मरकरी का प्रयोग। तो मरकरी का प्रयोग हो थर्मामीटर के अंदर, मरकरी का ही प्रयोग क्यों होता है और किसी का प्रयोग क्यों नहीं होता? तो मरकरी का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि ये इसका जो संचालन शक्ति है, कहने का मतलब इसकी जो एक्सपेंशन पावर है वो हाई होती है। इसकी जो एक्सपेंशन पावर होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। इसलिए जो जो मरकरी है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम पानी का प्रयोग करेंगे, मैं आपको बता दूं, अगर हम वाटर का प्रयोग करेंगे तो वाटर का काम क्या है? वाटर का काम ये है कि वाटर लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। लो टेम्परेचर पर कहने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो जाएगा, और बॉयल होने के बाद में वह क्या है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ऊपर, यानी कि थोड़े से टेम्परेचर पर वो ज़्यादा शो करेगा, जो ज़्यादा शो, यानी कि कहने का मतलब ज़्यादा रीडिंग शो करेगा, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए वाटर का प्रयोग नहीं किया जाता। अब बात करते हैं अगला क्या कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत का कार्य करता है वह है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जब हृदय की धड़कन चेक करते हैं तो हृदय की धड़कन चेक करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? हृदय की धड़कन चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेथोस्कोप इनकी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है व्यतिकरण के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर, या अपवर्तन के सिद्धांत पर, या ध्वनि का अध्यारोपण करके। कहने का इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ये डी कहने वाला ध्वनि का अध्यारोपण करके। इस क्वेश्चन का आंसर जो वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अध्यारोपण करके। क्या? ध्वनि का अध्यारोपण करके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो भूकंप की जानकारी देता है, भूकंप संबंधी जानकारी देता है? जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मित्रों, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर। कहने का मतलब हवा में आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर दो हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर तीन स्पेक्ट्रोमीटर। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का काम क्या है? हाइग्रोमीटर का काम क्या है? ये आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या? आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? जल्दी जल्दी फ्रेंड्स इसका उत्तर दीजिए। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑप्शन नंबर बी इनके हाइग्रोमीटर द्वारा ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। जहां पर आर्द्रता वर्ड आ जाए वहां पर हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, हाइग्रोमीटर। उसके बाद में फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? गहराई नापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए, तापक्रम नापने के लिए? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। गहराई नापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए, या फिर तापक्रम नापने के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है टेम्परेचर नापने के लिए, यानी कि तापमान नापने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है तापमान नापने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस इज ए नॉट यूनिट, यानी कि नॉट एसआई यूनिट। इनमें से कौन सा एसआई का मूल मात्रक नहीं है? एसआई का मूल मात्रक नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा एसआई का मूल मात्रक नहीं है? न्यूटन एसआई का मूल मात्रक है, या फिर एमआई है कैंडेला? बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एसआई का मूल मात्रक नहीं है?
तो एसआई का जो मूल मात्रक नहीं है वो न्यूटन है। न्यूटन किस से मिलकर के बना होता है? न्यूटन बनता है फोर्स किलोग्राम और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इससे मिलकर के जो न्यूटन बनता है। और जबकि ये सारे जो बाकी 2 यूनिट है, बाकी 2 यूनिट किसके द्वारा बनती है? बाकी 2 यूनिट यानी कि ये मूल रूप से पैदा होती है, ये मूल रूप से बनाई गई एक मात्रक, मूल रूप से बनाए गए मात्रक है, तो न्यूटन से इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज, कहने का मतलब ये 1 किलोवाट आवर घंटे का मान कितना होता है? कितना होता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक यूनिट इक्वल टू में कितने के बराबर होती है? एक यूनिट इक्वल टू में होती है किलोवाट आवर की। कितने के बराबर होती है? किलोवाट आवर के। और एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, एक फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू में एक फॉर्मूला चलिए फ्रेंड्स इसका बता दो, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताओ, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला वो पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है? पावर पी इक्वल टू में क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम होता है। और इस फॉर्मूले को किस प्रकार से डिनोट करते हैं? इस फॉर्मूले को डिनोट करते हैं हम वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और जूल अपॉन में क्या होता है? सेकंड। जूल अपॉन में क्या होता है? सेकंड होता है। तो जूल अपॉन में सेकंड जूल अपॉन सेकंड किस प्रकार से? जूल अपॉन सेकंड है। तो और पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। पावर की यूनिट वाट होती है। और जे अपॉन में एस हो गया। अब इस एस को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो एक सेकंड में कितने आवर होंगे? 3600 होंगे। तो ये 1/3600 आएगा, सेकंड की जगह पे आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा W इक्वल यानी कि वाट इक्वल टू में जे इंटू में 3600 अपॉन में एच ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। और वाट आवर यानी कि एक वाट आवर ये वाट है, यहाँ से वाट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एच, और इक्वल टू बन जाएगा 3600 जूल। इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 3600 जूल। और 3600 जूल फ्रेंड्स क्या बन जाएगा? 3600 जूल बन जाएगा। अब यहाँ तो आवर है, और यहाँ इसे किलोवाट बनाने के लिए के से मल्टीप्लाई करेंगे। के से मल्टीप्लाई करने के बाद किलोवाट, और जब किलोवाट इधर की साइड बनाएंगे तो ये 3600 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 जूल से। कितने से? 10 की पावर 3 जूल से। तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 3 जूल। ये कितना हो गया? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.10 रेज टू दी पावर 6 जूल। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो हम कह सकते हैं जो किलोवाट आवर है, वो किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? किलोवाट आवर जो होता है बराबर होता है 3.6 10 रेज टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है। इतने जूल के बराबर होता है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सी हीट की यूनिट नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, कैलोरी भी हीट की यूनिट है। किलो कैलोरी, जब कैलोरी की हीट की यूनिट है तो किलो कैलोरी भी हीट की यूनिट होगी। जूल भी हीट की यूनिट है। लेकिन वाट किसकी यूनिट है? वाट इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला वाट। और वाट जो यूनिट है वो किसकी है? पावर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट। और पावर क्या बोलते हैं? वर्क अपॉन में टाइम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग, इकाई, यानी कि पास्कल किसको मेजर करने की एक इकाई है? आर्द्रता को, दाब को, वर्षा को, या तापमान को? जल्दी फ्रेंड्स इसका उत्तर दीजिए, जल्दी इसका उत्तर दीजिए फ्रेंड्स। पास्कल इकाई है जो किसको मेजर करने की इकाई है? आर्द्रता, या दाब, वर्षा की, या फिर तापमान की? इस फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन का आंसर है प्रेशर की। पास्कल जो इकाई है प्रेशर की है। और एक पास्कल कितने के बराबर होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पास्कल कितने के बराबर होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी समझते हो, यानी कि एक सदिश राशि। इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि यानी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में यानी कि उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश
तो फ्रेंड्स से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। उसके बाद फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यानी कि अर्थक्वेक को किसे मेजर किया जाता है? अर्थक्वेक को रिएक्टर पैमाने से, केल्विन पैमाने से, या फिर डेसिबल पैमाने से, पास्कल पैमाने से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने पर इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। भूकंप की तीव्रता को किससे मेजर किया जाता है? रिएक्टर पैमाने से। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर है जो उसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की जो इकाई है वो क्या है? तो पावर को मेजर करने की जो इकाई है, पावर को मेजर करने की इकाई क्या है? वाट है। पावर को मेजर करने की जो इकाई है वो क्या है? वाट है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? एक नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 की पावर 9 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 मीटर के, 10 की पावर 9 माइनस 9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 की पावर 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 की पावर 7 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन सी होती है? जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, अदिश कहलाती है। वो राशि है जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो सदिश राशि नहीं होती। ठीक है, और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है वो सदिश राशि होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत होती है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन की जरूरत होती है, फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन वॉल्यूम में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आयतन। आयतन इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग की इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संवेग की इकाई क्या है? संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग की इकाई क्या है? तो मोमेंटम कितने के बराबर होता है? मोमेंटम जो बराबर होता है P इक्वल टू में होता है m इंटू में v, यानी कि मास इंटू में वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। और मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम, और वेलोसिटी की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला किलोग्राम में मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भार की जो एसआई की मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? भार का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। मैं आपको बता दूं, जो भार है, भार बराबर होता है फोर्स के। एक कहने का मतलब ये वेट इक्वल टू एम जी होता है, और एम किलोग्राम, एम क्या हो गया? किलोग्राम होगा, और ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और ये पूरी यूनिट कितने के बराबर होती है? ये न्यूटन के बराबर होती है, ये न्यूटन के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, डेसिबल, हर्ट्ज, ओम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है डेसिबल। जो ध्वनि की तीव्रता है उसको किससे मेजर किया जाता है? डेसिबल से मेजर किया जाता है। डेसिबल इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश की एसआई मात्रक की क्या है? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? एसआई मात्रक। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। कूलम क्या है? इस क्वेश्चन का ऐसा ही मात्रा का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध की ऐसा इकाई की, प्रतिरोध को मेजर करने की जो ऐसा इकाई है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कूलम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ओम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जूल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स? जल्दी जल्दी इसको उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला ओम। आप लोगों को पता होगा प्रतिरोध, जैसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस की जो एसआई इकाई है क्या है? ओम। रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है? ओम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपनी जो मैथ की सीरीज़ का दूसरा दिन कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को अगर भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। और हम इसी तरीके से आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लाते रहेंगे, जो आपके लिए आगे हुई परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं जैसे कि SSC GD हुआ, RRC ग्रुप डी हुआ, और MTS हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।